हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 23 एंड 24 अप्रैल 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून से। जैसे कि आपको पता है, यूपीएससी के ये प्रीलिम एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। ये बोथ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी है। तो अगर आप इस बार के प्रीलिम एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो आप हमारे इन मॉक टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा जो पहला न्यूज है वो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम से रिलेटेड है। रिसेंटली इसरो ने रिस्पॉन्ड प्रोग्राम को फिर से इनिशिएट किया है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है क्या। तो रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड दैट इट विल सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट mooted by the Space Technology Cell IIT Delhi। तो रिसेंटली इसरो ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली के जो प्रोग्राम है स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स, उसमें ये करीब 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट करेंगे। तो ये है क्या रिस्पॉन्ड? बेसिकली अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था 1970s में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी एकेडमिशियन है जो अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में, उनको सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना ऐसे रिसर्च में जो इसरो के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो इसके फ्यूचर एक्टिविटीज में, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट मिशंस के लिए। सो अंडर दिस प्रोग्राम इसरो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसरो क्या करता है यहाँ पर, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेस साइंस। मतलब स्पेस साइंस से रिलेटेड अगर कुछ प्रोजेक्ट या अगर कुछ रिसर्च वगैरह हो रहा है तो इसमें ये इसरो क्या करता है, सपोर्ट करता है। और अगर वो प्रोजेक्ट और इनोवेशंस स्पेस की टेक्नोलॉजी में या इस स्पेस एप्लीकेशंस में अगर कुछ हेल्प करता है तो उसमें रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के थ्रू उसमें सपोर्ट या इन्वेस्ट करता है। ये एक तरह का इसरो का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू प्रमोट एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ स्पेस एट एकेडमिक लेवल। तो एकेडमिक लेवल में ये इसरो क्या करता है, इस प्रोजेक्ट को, मतलब कहने का मतलब ये एक तरह का एकेडमिक में ये सपोर्ट करता है सो दैट दे कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग सर्टेन स्पेस रिलेटेड रिसर्च वर्क, सो दैट इसरो कैन यूज दोस रिसर्च और इनोवेशंस इन द फ्यूचर मिशंस। दूसरा, इट लुक्स टू इनहेंस द एकेडमिक बेस, जनरेट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इसका रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट द स्पेस प्रोग्राम। इंडिया इज ऑन कोर्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है, वेयर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विल स्पेंड टाइम टू कंडक्ट स्पेस एक्सपेरिमेंट। दिस एम्बिशियस मिशन विल हेल्प द कंट्री प्रिपेयर फॉर फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस। डीप स्पेस मिशन के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो सकते हैं गगनयान के बाद। तो रिस्पॉन्ड इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल मिशन। लाइक देखिए, रिस्पॉन्ड जो प्रोग्राम है वो हमारे इम्प्रिंट जो नेशनल मिशन है, दैट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और उच्चतर आविष्कार योजना, उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड जो प्रोग्राम है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो सारे लगभग ये इसरो कहीं कोशिश कर रहा है कि इस रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के थ्रू अपने लिए जो बेनिफिशियल रिसर्च हो वो उसको मिल सके। तो ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का मेन तो ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का मेन मोटिव है। थोड़ा समझ लेते हैं आखिर इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना क्या है। तो देखिए, इम्प्रिंट जो प्रोग्राम है जो वो लॉन्च हुआ था 2015 में, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। आपको मालूम होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है। ये एक तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैंड आईआईटी एंड आईआईएससी जॉइंट इनिशिएटिव है टू एड्रेस द मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंज दैट इंडिया मस्ट एड्रेस एंड चैंपियन टू इनेबल, empower and embolden the nation for inclusive growth and self reliance। तो ये भी एक तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट है जहां पर हमारे जितने भी यंग माइंड्स हैं जो आईआईटी और आईएससी से रिलेटेड है, उनको कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट कर सके हमारे। तो इम्प्रिंट प्रोवाइड्स द ओवरआर्चिंग विजन दैट गाइड्स रिसर्चर्स इनटू एरियाज दैट आर प्रेडोमिनेटली सोशली रेलेवेंट। उच्चतर आविष्कार योजना, it was launched by Ministry of Human Resource Development in 2015 और it promotes innovations of a higher order that directly impact the need of the industries and thereby improves the competitive edge of the Indian manufacturer। तो ये जो उच्चतर आविष्कार योजना, ये बेसिकली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, जो रिसर्च सपोर्ट करेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर को, और ये सपोर्ट करेगा प्रेडोमिनेटली सोशल एरियाज को।
सोशली जो सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है, तो उसके लिए ये इम्प्रिंट प्रोग्राम होगा। होप आपको ये कंसेप्ट दोनों समझ में आया होगा, बोथ इम्प्रिंट एंड उच्चतर आविष्कार योजना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रिटकॉइन से रिलेटेड है। ये बिटकॉइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है ब्रिटकॉइन। ब्रिटकॉइन बेसिकली ये पहला डिजिटल करेंसी है, या आमतौर पे एक ऐसा डिजिटल करेंसी है जिसको ब्रिटेन की बैंक बैक कर रही है। मतलब इसको ब्रिटेन की डिजिटल करेंसी बोला जा सकता है, जिसे क्रिप्टो करेंसी ऑफ ब्रिटेन। तो थोड़ा समझते हैं। ये ऋषि सुनक जी हैं, चांसलर ऑफ ट्रेजर अमेरिका यूके के। तो थोड़ा देखते हैं क्या है ये। तो रिसेंटली द ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर हैज टोल्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू लुक एट द केसेस ऑफ ए न्यू ब्रिटकॉइन। इट इज अ सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी है। आमतौर पर जितने भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं ऑलमोस्ट अधिकतर वो बैक नहीं होते हैं बैंक से, बट ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसको यूके बैक कर रहा है। दूसरा, the BOE backed digital versions of Sterling would potentially allow businesses and consumers to hold account directly with the bank। तो ये अलाउ करेगा कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली ये बैंक में होल्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट ब्रिटकॉइन के थ्रू। और अगर देखा जाए तो इट कुड स्पीड अप डोमेस्टिक एंड फॉरेन पेमेंट्स एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को भी क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है। दूसरा, the digital versions of sterling would not replace either physical cash or existing बैंक अकाउंट। ये जरूरी है कि ये डिजिटल करेंसी जो है ये किसी भी तरह का जो स्टर्लिंग का जो फिजिकल करेंसी है या एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, ये उन्होंने कंफर्म किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आमतौर पे हम लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से बिटकॉइन सबसे प्रेस्टिजियस है, और उसके अलावा भी बहुत सारे करेंसीज हैं। बट ये सारी क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट ये सब बेस्ड होते हैं, बैक्ड होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इस बिटकॉइन को या डिजिटल करेंसी को फुल प्रूफ बनाता है और लिमिट करता है इसके अकाउंट अमाउंट को। तो इट इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी व्हिच मेक्स इट नेसेसरी इन नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड द मनी। It is supported by its decentralized peer-to-peer network called the blockchain। ये peer-to-peer network होता है जिसको blockchain बोला जाता है। And blockchain technology ensures that all transactions in a cryptocurrencies are recorded in a public financial transaction database। ये एक ऐसा database होता है जिसमें लोग जो भी transaction में involved है वो सब देख सकते हैं। तो it is a public financial transaction database। ये कोई भी बैंक सपोर्ट बैक नहीं करता है बिटकॉइन को, और किसने इसको इवॉल्व किया वो भी आज तक कंफर्म नहीं है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में है। तो ब्रिटकॉइन इट इज बेसिकली ए डिजिटल करेंसी ऑफ ब्रिटेन सपोर्टेड बाय ब्रिटेन सेंट्रल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो भी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग नाम सुन रहे होंगे डॉगी कॉइन। आप ये नाम थोड़ा अजीब है, और ये महाशय हैं जिन्होंने लगभग इस डॉगी कॉइन से मतलब करोड़पति बन चुके हैं। तो क्या है थोड़ा समझते हैं डॉगी कॉइन। Basically, अगर डॉगी कॉइन बोला जाए, डॉगी कॉइन values has risen phenomenally this week, adding around 19.9 billion in the last 24 hours and now valued at 34 billion। अभी क्या है इसका 34 बिलियन हो चुका है इसका वैल्यू, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है ये। एंड डॉगी कॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी क्रिएटेड इन 2013 बाय ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर। ये दो जन इसको इवॉल्व किया था, बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर। एंड इट वाज क्रिएटेड एज अ फास्टर अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन। ये बिटकॉइन के अल्टरनेटिव के तौर पे ही आया था। इसका ओरिजिन बहुत ही अजीब था। कहने का मतलब ये है कि इसमें डॉगी कॉइन वाज स्टार्टेड एज अ सटायर। ये एक तरह का सटायर की तरह चालू हुआ था ऑन न्यूमरस फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स। बहुत सारे न्यूमरस फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी कॉइन अभी इनिशिएट हुए थे, उसका ही एक सटायर के तौर पे ये चालू हुआ था। and that has sprung at the time। It takes its name and logo from a Shibu Inu meme। एक शिबू इनू मीम बहुत पहले चला था, बहुत वायरल हुआ था वो, उसी के नाम पर ये कहीं ना कहीं ये डॉगी कॉइन अपना नाम मतलब नाम जनरेट करता है या नाम लिया हुआ है। वो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट कैसे है बिटकॉइन से। देखिए, बिटकॉइन की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। कितना है? लगभग 21 मिलियन है, और कहा जा रहा है कि ये फिगर 2040 तक अचीव हो सकता है, उससे पहले नहीं। बट डॉगी कॉइन डू नॉट हैव एनी अपर लिमिट एंड दे आर बाई ऑलरेडी मोर देन 100 बिलियन। ये ऑलरेडी अभी कितना हो चुका है, 100 बिलियन तक हो चुका है।
The reason behind Dogecoin rise is the main reason believed to be the behind Dogecoin rising is its listing on Coinbase. ये Coinbase में ये क्या हो गया, लिस्टिंग हो चुका है, इसके चलते इसकी राइज हो चुका है। Coinbase इज द मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज इन द यूएस। ये Coinbase क्या है, एक तरह का Coinbase क्या है, एक तरह का वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज है यूएस के अंदर में। तो क्योंकि वहां पर लिस्ट हो चुका है, जिसके चलते आज इसका अमाउंट लगभग 100 बिलियन हो चुका है। अब ऑब्वियस बात है, कंसर्न भी होते हैं डिजिटल करेंसी में, तो इसका भी कंसर्न है। तो इसका कंसर्न ये है कि कंसिडर हाईली वोलेटाइल, ये बहुत ही वोलेटाइल होता है, एंड मेक क्रैश एज फास्ट एज द राइज। जितना जल्दी ये राइज किया उतना जल्दी ये क्रैश कर जाएगा। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे आपको मालूम होगा कि हर एक करेंसी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, या तो लैंड या तो गोल्ड के थ्रू, बट इसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। Further, they are also susceptible to manipulations by small groups who often hold large number of virtual currency in circulations. तो कभी कभी क्या होता है कि मैनिपुलेशंस भी हो जाता है कुछ ग्रुप के थ्रू, तो उसके चलते ही प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियस बात है, ये कहीं ना कहीं ये वोलाटाइल होता है और ये फेक हो सकता है। कभी कभी हो सकता है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया उसके पूरी लॉस ही हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉगीकॉइन। तो दो तीन चीजें, किसने इसको जनरेट किया था, एक तो ये, और कहाँ से ये नेम इवॉल्व करता है, और इसके कुछ फीचर्स, तो ये आपको याद रखना होंगे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज हमारा है, जैसे कि एक है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर। होप अपनी ये रिसेंटली न्यूज में था, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन ए टाइमलाइन फॉर द सेंटर टू क्लियर नेम्स रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट कॉलेजियम। दिस ऑर्डर इज essentially contrary to the memorandum of procedure. Recently, Supreme Court of India has laid down a timeline for the center to clear names recommended by the High Court Collegium. High Court Collegium ने जो नाम सजेस्ट किए हैं, उस नाम को क्लियर करने के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को। This order is essentially contrary to the memorandum of procedure. Memorandum of procedure के लगभग ये ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉन्ट्ररी है। कहा यह जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। एंड इट कंटेन्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो मोस्टली ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर के थ्रू ही होता है। ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट कुछ नाम सजेस्ट करते हैं और उसको नाम लगभग गवर्नमेंट उसको क्लियर करती है वाया ऑल द इन्वेस्टिगेशन थ्रू आईबीज एंड ऑल अदर इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि उस जजेस या उस नाम के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होता है कि नाम वो क्लियर है कि नहीं। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको क्लियर कीजिए। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर इज ए क्रूशियल डॉक्यूमेंट एज द कोलिजियन सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस इज ए जुडिशियल इनोवेशन दैट इज नॉट मैंडेटेड थ्रू लेजिस्लेशन और टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजंस नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर होना ही चाहिए। इवॉल्व कैसे हुआ था, एक तरह से देखा जाए तो ये बेटर जुडिशरी के लिए है, जुडिशियल सिस्टम के लिए, ताकि किसी का मतलब कोई भी हेगेमनी ना क्रिएट हो जाए किसी भी एक ऑर्गन का। तो इसमें गवर्नमेंट भी रहती है और जुडिशरी भी रहता है। तो अगर देखा जाए इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो ये सबसे पहले बेस्ड ऑन 3 सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। द फर्स्ट जजेस केस 1981 आपको याद होगा, सेकंड जजेस केस 1993 एंड थर्ड जजेस केस था 1998 में। इन तीनों जजेस केस के थ्रू ही ये इवॉल्व हुआ था। तो 2016 में अगर देखा जाए, द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर रीनेगोशिएशन टुक प्लेस फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू स्ट्राइक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने निगेट कर दिया था, इसके चलते ये फिर से लाइमलाइट में आया 2016 में। However, a judicial order can overturn the negotiation as an order of the Supreme Court in the law of the land binding the government. But obviously बात है, judicial order overturn कर सकता है ये negotiation and as an order of the Supreme Court, और ये क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को बाइंडिंग कर सकता है। बट फिर भी कोशिश ये किया जाता है कि दोनों के बीच में ये रहे तो अच्छा रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो एमओपी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस स्टार्ट्स विद रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट जज कोलिजियम टू द सेंटर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। ये कहीं ना कहीं एक कोलिजियम होता है जो गवर्नमेंट को भेजता है ये रिकमेंडेशंस, और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हेड्स द कोलिजियम। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो कोलिजियम को हेड करते हैं। वंस द सेंटर रिसीव रिकमेंडेशन इट आस्क्स फॉर द ओपिनियन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट से ओपिनियन पूछता है सेंटर की, आपकी क्या ओपिनियन है इस अपॉइंटमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट एंड द इनपुट फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी ये रिपोर्ट भेजा जाता है ताकि वो आप ही इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि वो जो जजेस जिसके बारे में ये जिसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उनके कैरेक्टर वगैरह कैसा है, सब वो आईबी भी देखता है, मतलब लोकल आईबी या इंटेलिजेंस से मालूम किया जाता है।
और फिर द गवर्नमेंट देन फॉरवर्ड द फाइल्स अलॉन्ग विद द आईबी इनपुट टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, और गवर्नमेंट क्या करती है, वो फाइल फॉरवर्ड कर देती है सुप्रीम कोर्ट में अलॉन्ग विद आईबी के रिपोर्ट्स को, इनपुट को. If the Supreme Court Collegium clears the name, the files return to the central government, and it then either notifies the appointment or send them back to the with objection or its views. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस कॉलेजियम को फिर जो डेटा गवर्नमेंट ने भेजा, जो नाम गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद इनपुट ऑफ आईबी भेजा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, या तो उस नाम को क्लियर कर देता है और फाइल रिटर्न कर देता है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट क्या करता है, या तो उसको नोटिफाई कर देता है एज अपॉइंटमेंट और सेंड कर देता है वापस सुप्रीम कोर्ट को विद द ऑब्जेक्शन कि नहीं नहीं ये आपने जो क्लियर किया ये गलत है, इनके खिलाफ आईबी के रिपोर्ट्स हैं. तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी क्या होता है वो बीच में स्टेलमेट हो जाता है और बीच में ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते क्लियर नहीं हो पाता कोई नाम. होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा. थोड़ा आगे समझते हैं, आगे चलते हैं. एट दिस स्टेज द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कैन सीक एडिशनल इनपुट ऑन द गवर्नमेंट्स ओपिनियन. अकॉर्डिंगली इट कैन आइदर रिजेक्ट और रिट्रेट द प्रपोजल्स. या तो गवर्नमेंट के जो ओपिनियन है उसको रिजेक्ट करता है या तो फिर से उसको कंसिडर करता है. If the collegium reiterates its decision, then under the MOP the government is bound to notify the appointment. अगर गवर्नमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट वापस उस नाम को फिर से सजेस्ट करता है तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं होता, गवर्नमेंट फिर से उसको अपॉइंटमेंट करना ही होता है. However, the MOP does not specify a time frame for the central government to act as a collegium, act on the collegium decision. But इसमें ये एक प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, गवर्नमेंट कितने दिनों में ये जो नाम है उसको क्लियर करता है, तो ये खिंच जाता है ये प्रोसेस पूरी तरह से. होप आपको समझ में आएगा. तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर एक तरह का प्रोसीड्यूर है विच डील्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम नाम सजेस्ट करके देता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट क्या करता है, उन सारे नामों को अगर हाई कोर्ट के जजेस हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगता है, प्लस आईबी को देता है वो रिपोर्ट उनके बारे में कैरेक्टर्स वगैरह मालूम करने के लिए. और जब आईबी क्लियर करके रिपोर्ट दे देता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस नाम को अलॉन्ग विद देयर आईबी के रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में सेंड कर देता है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस नाम को वापस या तो हटा देता है या तो फिर से बोलता नहीं नहीं ये नाम को आप फिर से इसको रखिए ही आप. तो फिर वो डिसीजन भेज देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट या तो उस नाम को अपॉइंट कर देता है या तो फिर गवर्नमेंट फिर से वो फाइल बैक कर देता है सुप्रीम कोर्ट को, कॉलेजियम को. तो अगर कॉलेजियम ने उस फाइल को क्लियर कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो गवर्नमेंट को बाइंड भी कर सकता है कि नहीं आपको नाम ही क्लियर करना पड़ेगा. होप आपको सारा ये मसला समझ में आएगा. ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ, करीब 8 स्टेजेस होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रिसेंटली कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न रिसेंटली न्यूज में था और इंडिया को इसमें टैग किया गया है. तो थोड़ा है क्या, इसको समझते हैं. देखिए, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो होता है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो लोग ये लिस्ट निकालते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. तो है क्या, थोड़ा न्यूज देखते हैं. The USCIRF, US Commission on International Religious Freedom, has recommended classifying India as a country of particular concern. It is due to the worst violation of religious freedom in India in 2020. ये लोग कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इंडिया में 2020 में मतलब वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हुआ है. खैर ये मतलब कहा जा रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ये खुद में अपने आप में ये अजीब है. जहां पर वायलेशन होता है वहां पर ये नहीं कहते, बट इंडिया को ये लोग मार्क करते हैं. खैर, USCIRF recommends the country of particular concern designations to the US State Department, and it recommends countries engaged in severe violation of religious freedom under IRFA, International Religious Freedom Act 1998. The IRFA 1988 promotes religious freedom as a foreign policy of the United States. तो religious जो freedom होता है ये US का एक तरह का foreign policy है, जो foreign policy अमेरिका यूज करता है किसी कंट्री के खिलाफ. नेक्स्ट, वाई एक कंट्री को क्यों सीपीसी डेजिग्नेशन दिया जाता है. तो अगर कहा था कि द कंट्री दैट रिसीव दिस डेजिग्नेशन आइदर इंगेज इन और टॉलरेट सिस्टमैटिक ऑनगोइंग ग्लेयरिंग वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम. एक रिलीजियस फ्रीडम वहां हो रहा होता है, फिर भी उसके बारे में कोई कंट्री कुछ कर नहीं रहा होता है. पहला तो ये, या तो इन एडिशन टू सीपीसी रिकमेंडेशंस द USCIRF एस्टैब्लिश ए स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज. The list include countries which does not fit in the CPC criteria but still engage in a tolerate severe violation of religious freedom. अगर मान लीजिए CPC में नहीं कुछ हुआ तो उसको दूसरे लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाल देते हैं लोग. लास्ट, द रिकमेंडेशन गिवन बाय द USCIRF आर नॉट बाइंडिंग ऑन द US गवर्नमेंट. ध्यान रखिएगा, ये किसी भी बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता. ये नहीं कि ये बोल दिया तो US गवर्नमेंट उसको मान लेगा.
इट इज जस्ट रिकमेंडेशंस, नॉट ए बाइंडिंग। सो कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसी भी रिकमेंडेशन दे। तो होप आपको समझ में आया होगा। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न रिसेंटली कौन निकालता है? यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक डीएनए के एक नए सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।